हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल सेक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, काफ़ी बेसिक्स हैं सारे क्वेश्चंस, और अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चंस करते हैं तो काफ़ी हद तक आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन में ये क्वेश्चन आ गया। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, और राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर गया है। आपको कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, और सेकेंड जो करना है वो टाइम कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और सेकंड पार्ट में आपको टाइम कैलकुलेट करना है। चलिए व्हाइट बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या इसमें गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि लाइक इसमें जो भी फॉर्मूला लगेगा, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग काइनेमेटिक्स में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे काइनेमेटिक्स में कुछ भी हम लोग जैसे कोई भी एक इक्वेशन लिखते थे, आप जैसे मान लो v इक्वल्स टू u प्लस at लिखा करते थे। ठीक है, बट याद रखिएगा ग्रेविटेशन में a जो है वो g में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब a को हम लोग g लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा s है या d बोल लो उसको h लिखते हैं। ठीक है, ये दो बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल को बनाते समय। ठीक है, क्योंकि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ये सब हम लोग यूज करते थे काइनेमेटिक्स में, और जब ग्रेविटेशन चैप्टर की बात करेंगे तो g भी एक तरीके का एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और इस बार डिस्टेंस जो है वो उसको हाइट बोलेंगे इन द टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, बस ये दो बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग को गिवन दिया हुआ है वो पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है। हमको s दे रखा है, मतलब h दे रखा है। h हमारा दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, बट v हमारा क्या होता है, 0 होता है जब हम लोग नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं। तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और फिर हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है बताइए। तो जी हम जब भी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी हमारा नेगेटिव होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तो यहाँ पे हम लोग -10 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्सलरेशन ऑफ द, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए उसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था। ठीक है, मतलब यू हमें निकालना है। तो आप लोग को ये सोचना है कि लाइक हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमारा यू निकल जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास 3 फॉर्मूला है, तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जिसमें टाइम का जिक्र ना हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g's। अब s की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, h लिख देंगे। ठीक है, 2gh। तो यहाँ पे देखिए टाइम का कोई जिक्र है नहीं, तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो v हमारा क्या है, 0 है, u हमें निकालना है, 2 हमारा क्या है, 2 तो 2 होगा, g हम क्या ले लेंगे, -10, और h हमारा 10 है।
ठीक है। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, ये माइनस 200, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो u इक्वल टू देयरफॉर अंडर रूट 200। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट वाला का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में आपको टाइम बोला था निकालने के लिए, तो वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें टाइम का जिक्र है, तो दो फॉर्मूला है, बट हम सिंपलेस्ट वाला यूज करेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, बट जीटी लिखेंगे क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो v हमारा क्या है, v तो हमारा 0 है, u हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है अंडर रूट 200 प्लस g क्या लेंगे, g माइनस में लेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और t तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया अंडर रूट 200, ये हो गया माइनस 10t, तो ये हो जाएगा माइनस 200 इक्वल टू माइनस 10t, तो माइनस माइनस हो गया कैंसिल आउट, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 200 अपॉन 10। तो टाइम भी मिल गया और हमें वेलोसिटी भी मिल गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। बस ये याद रखिएगा कि अगर नीचे से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो u कुछ ना कुछ होगी और v हमारा 0 हो जाता है। जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उस समय क्या होगा, u 0 हो जाएगा और v कुछ ना कुछ रहेगी। ये बस याद रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। अभी देखिए सेकंड केस का जो जिक्र कर रहे थे, अगर ऊपर से अगर कुछ गिरता है तो फिर किस हिसाब से हम लोग जी को कंसिडर करेंगे, है ना, और बाकी चीजें को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच द ग्राउंड, और सेकंड है व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। चलिए कोई नहीं, काफी आसान है। चलिए फिर से वही गिवन डेटा लिख लेंगे, क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है और स्पीड पूछ रही है। ठीक है, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो h हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, h 20 दे रखा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर से इस बार गिर रहा है, तो जब ऊपर से गिरता है तो u 0 होता है। ठीक है, प्लस 1/2। अब देखिए ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है तो g हमारा पॉजिटिव हो जाता है। g को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर नीचे से ऊपर कुछ फेंकते हैं तो g को क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, यही याद रखिएगा। तो उसके बाद g हमारा हो गया 10, t हमें निकालना है टी स्क्वायर, तो ये हो गया 20, ये हो गया 2 5 या 10, ये हो गया 5t स्क्वायर, 20/5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर 4। तो देयरफॉर t क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, ये 2 सेकेंड मिल गया। ठीक है, चलिए ये पहला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसी का सेकेंड पार्ट आपको बोला था वो वेलोसिटी स्पीड निकालने के लिए, तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी कर देंगे। तो v हमारा क्या है, v तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि ऊपर से गिर रही है, तो v तो निकालेंगे, u हमारा 0 हो गया, प्लस g हमारा क्या था +10 क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, इंटू टी हम लोग निकाल चुके हैं 2, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हम लोगों ने काफी आसानी से कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, a stone is thrown vertically upwards with a speed of 20 meter per second. How high it go before it begins to fall? चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या गिवन दिया वो लिख लेंगे। तो पहले आप ये देखो कि नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है या ऊपर से नीचे गिर रहा है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अपवर्ड्स है। तो अपवर्ड के केस में अभी क्या बोला था आपको, जी क्या होता है, नेगेटिव होगा, जी नेगेटिव होगा। और क्या होता है, हमारा यू कुछ ना कुछ होगा और वी 0 होता है। ठीक है, अपवर्ड वाले केस में। तो ठीक है, वी 0 हो गया, जी नेगेटिव होता है और यू हमारा दे रखा है। यू कितना दे रखा है, यू हमारा दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें कह रहा है हाउ हाई इट गो बिफोर इट बिगन्स टू पुल, मतलब हाइट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। ठीक है, तो v तो 0 हो गया, जो हमें दे रखा है 20 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी, क्या जी माइनस ले लेंगे, -10 ले लो, इंटू एच तो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -400 इक्वल्स टू -20H। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 20, तो देयरफॉर H इक्वल्स टू हो गया 20 मीटर। काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ, पहला है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, सेकेंड है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, फिर थर्ड है द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले गिवन जो दिया वो लिख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से आप लोग के लिए रीड आउट कर दे रहा हूँ। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू जी, दो मास ले लेते हैं। अगर मान लो m1 m2 कंसिडर कर रहे हैं, m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो मतलब नया फोर्स मिलेगा। नया फोर्स के लिए क्या होगा, जब एक का मास हम डबल कर दे रहे हैं, तो m1 का मान लो मास डबल कर दिए, m2 एज इट इज रहेगा और ये डी स्क्वायर है। तो एफ डैश इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मान लो कॉमन ले लिया बाहर, मतलब कॉमन क्या लेंगे, बाहर कर दिया, तो 2 को बाहर कर दिया मैंने, तो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है मेरा, एफ है ना, तो लिख सकता हूँ एफ डैश इक्वल्स टू एफ। मतलब जो मेरा नया फोर्स लगेगा वो कितना, दोगुना लगेगा ओरिजिनल एफ के बराबर में। ठीक है, चलिए अब इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा था, क्या कह रहा था, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल और ट्रिपल। अगर डबल कर देते तो क्या होगा, ट्रिपल कर देंगे तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है हमारा डिस्टेंस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो इसी को मैं क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो 1/2D का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4D स्क्वायर। तो 4D स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, एफ डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/4F। ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ट्रिपल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ट्रिपल कर दिया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये डैश लिख लो। अगर ट्रिपल कर दिया तो 3D का होल स्क्वायर, तो F डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/9D स्क्वायर, है ना। फिर क्या करेंगे, F डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/9F। ठीक है, 1/9 F के बराबर हो जाएगा। फिर थर्ड कंडीशन में वो कह रहा था, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था
द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिए तो बड़ा आसान है, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब दोनों मास को डबल कर दिया तो 2m1 2m2 कर लो अपॉन डी स्क्वायर, टू टू जा क्या हो जाएगा, ये टू जा क्या हो जाएगा 4, तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, तो ये पूरा ये क्या है, वो तो मेरे एफ के बराबर है, तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4f, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, काफी आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, फिर देखिए अपवर्ड का केस है, with a velocity of 49 meter per second, calculate the maximum height to which it rises. A second question is the total time it takes to return to the surface of the earth. चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब ऊपर फेंका जा रहा है। चलिए ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर फेंका जा रहा है, तो ऊपर जब फेंका जाएगा तो क्या जीरो होता है, v जीरो होता है, और u कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, एक से ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। u हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे, u दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ठीक है, तो v हमारा क्या हो जाएगा 0, u क्या हो जाएगा 49, अब ऊपर जा रहा है, याद रखिएगा ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने पे क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग -9.8, ठीक है, टी लिख दिया, अब इधर आ जाएगा -49 इक्वल्स टू -9.8 टी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि टोटल टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम किसका बोल रहा है, टोटल टाइम द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब क्या हुआ कि पहले इसको हम नीचे से ऊपर फेंके, ठीक है, फिर वो ऊपर से नीचे जब आता है तो अर्थ में जब आता है तो टोटल टाइम कितना लेगा, तो याद रखिएगा जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना टाइम वो नीचे आने में लेगा, मतलब सेम टाइम लेगा। तो अगर मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया 5 सेकेंड, तो नीचे आने में भी वो 5 सेकेंड ही लेगा, तो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम फिर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हमारा 5 + 5 कर दो, टोटल टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड लेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा एक बात और कि ये कब फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा, जब हमारा v 0 हो जाता है, जब हमारा v 0 हो जाएगा तो फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। और एक चीज और इस क्वेश्चन में बताई थी क्या, कि जो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा, मतलब v = 0 बनाने में जितना टाइम लेगा उतना टाइम वो सरफेस में आने में लेगा, ये याद रखिएगा। तो टोटल टाइम निकल गया, टोटल टाइम निकलने के बाद वो कह रहा था मैक्सिमम हाइट टू विच इट्स राइजेस। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लगा दो ये b² - u² इक्वल्स टू 2gh, v क्या है, v 0 है, u मेरा 49 का होल स्क्वायर कर दो, 2 इंटू ऊपर जा रहा है तो -9.8 ले लो, और h तो मेरा है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो h तुम्हारा आ जाएगा 122.5 मीटर। अब ये सब सॉल्व तो आप ही लोग करेंगे, ठीक है, नहीं सॉल्व होता है कमेंट बॉक्स में करना, फिर अलग से मैं आप लोगों का डाउट्स ले लूंगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ दे दिया है and of the sun is this, the average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, कोई इशू नहीं। जो भी गिवन दिया पहले उसको लिख नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार और रीड आउट करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अच्छा, अर्थ एंड द सन मतलब दो बॉडीज के बीच में हो रहा है। गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ दे दिया है, सन का भी दे दिया है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज ऑल्सो दे दिया है, एवरेज डिस्टेंस भी दे दिया है, दोनों का वो भी मास भी दे दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू दो बॉडीज के लिए Gm1 m2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जो भी लिख लो। तो G क्या है यहाँ पे, G तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये तो हमारा कैपिटल जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद पहला मास कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻30 और दूसरा m2 क्या दे रखा है 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दे रखा था, डिस्टेंस दे रखा था 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सबको एक तरफ ले लो और 10 वाले पार्ट को एक तरफ ले लो। मतलब हम लोग लिखेंगे 6.67 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन नीचे लिख देंगे 1.5 इंटू 1.5 क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना। इंटू अब 10 वाला पार्ट को सबको एक तरफ लिख लो, 10 10 की पावर -11 10 की पावर में 30 10 की पावर में 24 अपॉन 10 की पावर में 22। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स होगा तो फिर मैं बताता हूँ। इजी है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करने जाएंगे वीडियो लंबी बन जाएगी, कॉन्सेप्ट में आप लोग को अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊंगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल बॉडीज इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, why then a heavy object does not fall faster than the light object? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस का मतलब क्या हो गया, जैसे F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है ऑल द बॉडीज वो उसके मासेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मास ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू उसी का थ्योरी में, तो अगर फॉर एन एग्जांपल तुम ले लो, एक पेन का एग्जांपल ले लेते हैं, पेन। ठीक है, तो ये पेन हो गया। ठीक है, और इसका कैप हो गया ये। ठीक है, जब ये दोनों को तुम उछालोगे ना ऊपर की तरफ, ये तो डाउनवर्ड्स मैंने कर दिया, इसको ऊपर कर लेता हूँ। जब ऊपर की तरफ हम लोग उछालेंगे इसको, तो हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों एक ही साथ सरफेस पे गिर रहा है। जब तुम दोनों को, पेन को और कैप को, दोनों को उछालोगे तो हम लोग देखेंगे सरफेस पे जो है वो दोनों एक ही साथ गिरेगा। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि अगर स्मॉल जी की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं, मतलब फॉर्मूला देखते हैं, स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है GME/R²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो मास है वो मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसमें जो है वो क्या है, कोई भी मास, मतलब कि ऑब्जेक्ट का मास को कंसिडर नहीं किया गया है। लिख देना यहाँ पे, नो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो नहीं करता है तो इसी कारण दोनों एक साथ हमारे सरफेस पे गिरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। A particle of mass m1 is kept at x equals to 0 and another mass m2 at x equals to d. When a third particle kept at a distance of r equals to d by 4, it experiences no net gravitational force due to the two particles. Find m2 by m1. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को बनाना है तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद इसको बना करके देखिएगा। अगर बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, कह रहा है कि मास m1 को रखा गया है x इक्वल टू 0 के डिस्टेंस में। तो भैया ये तो यहाँ तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, x इक्वल टू 0, m1 रख दिया मैंने। अब दूसरा m2 रख रहा है कितने d डिस्टेंस की दूरी पे, यही बोल रहा है ना, हाँ x इक्वल टू d। तो भैया जब हम m2 मान लो यहाँ पे रख देंगे तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो d हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक तीसरा मास्क हम दोनों के बीच में रखेंगे, बट उसका जो डिस्टेंस होगा m1 से, आई थिंक यही बोल रहा है, हाँ, when the third particle is kept at a r equal to d by 4, it experiences no net gravitational force। अच्छा चलिए ठीक है, ये जो हम लोग ने रखा है इसको, इसका डिस्टेंस मान लिया d by 4। ठीक है, d by 4 मान लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट को हम ये दोनों पे रखें तो ये इधर भी अट्रैक्ट करेगा, ये इधर भी अट्रैक्ट करेगा। मान लो इधर F2 फोर्स लगा रहा है और इधर F1 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह दिया था, इट एक्सपीरियंसेस नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द टू पार्टिकल्स। अगर नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हमारा ड्यू टू द टू पार्टिकल्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। जब लग ही नहीं रहा है कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स तो F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। F1 इक्वल्स टू F2 हो रहा है तभी नहीं लगेगा ये चीज। ठीक है, तो जब F1 इक्वल्स टू F2 लिख दिया तो F का हमको पता है क्या होगा। तो F1 क्या है, ये मास M1 मतलब इधर है। ठीक है, तो F1 क्या लिखेंगे हम लोग, G M1 M3। क्योंकि अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा डायग्राम को इधर क्लियर वे में बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं कि आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी हो। मतलब कह रहा था एक मास को यहाँ रखा है M1 और दूसरा मास को M2। तो ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस जो है वो d होगा। बोल रहा है दूसरा मास को रखें इस दोनों के बीच में, जो कि डिस्टेंस है d/4। ठीक है, अब कह रहा है आपसे कि जब उसको रखे हैं तो उसमें जो लाइक क्या बोलता है उसको, जब इसके बीच में रखें, इट एक्सपीरियंसेस नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कब ऐसा पॉसिबल है कि नो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब इधर जो फोर्स लग रही है, इधर जो फोर्स लग रही है, एक सेकेंड में, जैसे ये मान लो M3 ले लो, उसको कंसिडर कर लो M3। ठीक है, इधर जो फोर्स लग रही है F2 और इधर जो फोर्स लग रही है F1, दोनों बराबर होगा तभी वहां पे नहीं लगेगा। तो F1 इक्वल टू F2 लिख दिया। तो F1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं,
F1 GM1 M3 अपॉन dy4 का होल स्क्वायर। और F2 के लिए क्या लिख सकते हैं, G M3 M2 अपॉन, अब देखो ध्यान से, अगर ये पूरा डिस्टेंस d है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस dy4 है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये पूरा डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस को कट कर दीजिए तो ये मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या था, d माइनस, इसको कट करना है छोटे वाले हिस्से को, dy4, तो यही लिख देंगे d माइनस dy4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से M3 कैंसिल आउट, G कैंसिल आउट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊं, d माइनस dy4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है, dy4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, M2/M1। M2 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, ये M1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे हम लोग तो 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 माइनस d का होल स्क्वायर अपॉन d अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू M2 अपॉन M1, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये 4d होना चाहिए, यहाँ सिर्फ ये लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3d का होल स्क्वायर और अपॉन d स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, M2 अपॉन M1। फिर d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा तो ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो M1 देयरफॉर M2 अपॉन M1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9। अच्छा, यहाँ जो स्क्वायर मैंने काटा है, ऐसा नहीं ये स्क्वायर कट जाएगा तो फिर तुम बोलोगे सर 3 का स्क्वायर क्यों हुआ। अरे भाई सुन, 3d का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर एंड d का स्क्वायर, ठीक है, तो इसलिए मैंने d स्क्वायर और नीचे में मेरा d स्क्वायर था, तो d स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया तो 3 स्क्वायर बच गया, ये है उसका मैटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पार्टिकल वेट 120 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ में उसका वेट किया गया तो 120 न्यूटन है। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल इट्स वेट बी 30 न्यूटन, मतलब क्या कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से आप कितने हाइट में उसको ले जाओगे तो उसका वेट जो है वो 30 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है काफी, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो इस अर्थ का अगर मैं आपको बोलूं, ये रेडियस जो है ये वाला, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम सरफेस के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मान लो h हाइट पे लेके गया मैं, यहां से यहां हो जाएगा h, ठीक है। चलिए, तो आपको पता ही होगा W इक्वल्स टू क्या होता है, mg। अगर वेट ऑफ द अर्थ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे GE हो जाएगा, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 120 न्यूटन, ठीक है। चलिए, और हाइट पे क्या हो जाएगा, हाइट पे mg, ये h हो जाएगा, तो ये कितना दे रखा है 30 न्यूटन, मतलब एक हाइट पे जाएगा वो तो 30 न्यूटन होगा उसका, ठीक है। तो कितने हाइट पे जाएगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल्स टू GME अपॉन आर स्क्वायर। तो जब मैं GE की बात करूंगा तो यहाँ GME अपॉन RE का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। चलिए, अगर मैं जी एच की बात करूंगा, मतलब इस हाइट की बात करूंगा, तो इस हाइट के लिए क्या हो जाएगा, जी एम ई तो रहेगा, ठीक है, अपॉन ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं ना, एट हाइट एच, तो ये हो जाएगा आपका आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये दोनों को कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो चलिए करेंगे कैसे, लिखेंगे जी एच अपॉन जी ई, तो जी एच अपॉन जी ई लिखा, तो जी एच अपॉन जी ई, ठीक है, ठीक, अच्छा ओके, सॉरी, ये भी लिख लेते ना एम एम, तो अगर ये लिखते हैं तो ये उसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू एच बाई डब्ल्यू ई, तो डब्ल्यू एच मेरा कितना दे रखा है 30 न्यूटन, और ये कितना दे रखा है 120 न्यूटन, तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया, जी एच का तो फॉर्मूला यहाँ देख ही रहे हैं, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, अपॉन जी क्या, जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 4 12 हो गया, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, तो 1/4 हो जाने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट, अब यहाँ देखिएगा स्पेस नहीं है तो यहाँ बना दे रहा हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा आर ई अपॉन आर ई प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच, अब आर ई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एच के बराबर, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो जब रेडियस ऑफ अर्थ हमारा 6400 किलोमीटर है, तो एच भी तो हमारा 6400 किलोमीटर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बॉडी वेट इज 120 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट इट्स अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द मून। अच्छा, अगर अर्थ में इसका इतना वेट है तो मून में जाकर के क्या होगा, तो याद रखिएगा, आप लोगों को एक चीज बताया था मैंने कि मास और वेट का जब डिफरेंस बता रहा था तो उसी समय ये डिस्कस हुई थी, तो अगर मास मास जो है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, चाहे तुम अर्थ पे रख लो या मून पे लेके चले जाओ, चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट जो है हमारा वो चेंज होगा। क्यों वेट चेंज होगा बताता हूँ, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल्स होता है एम जी, और ये जो है ना ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, तो इसलिए हमारा वेट जो है वो अर्थ पे अलग और मून पे अलग होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी तो पता है, तो डब्ल्यू ई अगर मैं लगा दिया वेट ऑफ द अर्थ, तो जीई की बात होगी, अगर मैं मून की बात करूं वेट ऑफ द मून, तो m इक्वल्स टू जी एम हो जाएगा, हम उसके मून की ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात करेंगे, और ये अर्थ का बात होगा तो अर्थ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये दोनों लिखने के बाद थोड़ा सा इसका रेशियो कर देते हैं, क्या कर देंगे डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई कर देंगे, इक्वल टू डब्ल्यू एम क्या एम जी एम अपॉन एम जी ई, ये हो गया कैंसिल आउट, तो जीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जीएम को लिख सकते हैं कैपिटल जी, अच्छा ये किसका है, एक सेकंड मुझे, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे ई बोल दूं तो यहाँ पे भी ई हो जाएगा और यहाँ पे भी ई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एम बोल दूं तो एम बोल देने से क्या हो जाएगा जी एम हो जाएगा मास ऑफ द मून, और इधर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द मून, तो अब वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो जी एम जो है जी एम क्या हो जाएगा जी एम
GMM अपॉन RM का स्क्वायर अपॉन GE क्या है मेरे पास, GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो जी कैंसिल आउट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, MM अपॉन RM का स्क्वायर इंटू RE का स्क्वायर अपॉन ME। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। फिर WM अपॉन WE इक्वल्स टू, लिख देंगे इसका RE अपॉन RM का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों स्क्वायर में, इंटू MM अपॉन ME का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का बताता हूँ मैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा है यहाँ पे एक सेकेंड, WM अपॉन WE इक्वल्स टू GM अपॉन GE। ठीक है, तो WM क्या हो जाएगा, WM हो जाएगा WE इंटू GM अपॉन GE। ठीक है, तो GM और G तो हम लोगों ने निकाल ही रखा था, और WE हमारा दे रखा है 120। तो 120 इंटू हमारा क्या दे रखा है, GM दे रखा है और G दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो GM बाई GE हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, GM बाई GE हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो GM बाई GE जो है वो हमारा है RE का होल स्क्वायर इंटू MM अपॉन RM का होल स्क्वायर इंटू M। ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है जी, 6400, वो तो किलोमीटर में होता है, बट इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, बड़ा आसान होगा मीटर में। और आपका RM क्या है, RM है मेरा, एक सेकेंड, ये आपका 1740 इंटू 10⁻3, ये आप लोग में उस पे मेंशन होगा। देखिए ये RE ये है और RM मेरा ये है, और दोनों स्क्वायर में इसलिए टोटल का होल स्क्वायर कर दिया, इंटू MM। तो ये आपका हो गया 7.36 इंटू 10⁻12 अपॉन ME 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो जब इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करोगे, ये डेटा सारा गिवन दिया रहेगा। RE डेट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आप लोगों को गिवन दिया रहेगा। MM मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून गिवन दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया रहेगा, रेडियस ऑफ मून, वो भी गिवन दिया रहेगा, और ME मास ऑफ द अर्थ वो भी गिवन दिया रहेगा। तो जब ये गिवन पूरा टोटल दिया रहेगा, तो उसको मैंने क्या करा, उसको सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि GM बाई GE तो पहले निकाल चुके थे। तो GM बाई GE तो ये वाला पार्ट है। अब ये वाले पार्ट में RE क्या है, MM क्या है, RM क्या है, ME क्या है, सब वैल्यू पुट कर देना, और जब टोटल सॉल्व करोगे तो आएगा 20 न्यूटन। कोई दिक्कत? तो ये था आप लोग का न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन के ऊपर। ठीक है, तो आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं, आप लोगों को क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करना, तो एज सुन एज पॉसिबल हम वो डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और बाकी ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, और कभी भी आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करने की जरूरत होगी तो आप मुझे बोलना, मैं आपको वो आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, टिल देन, बाय बाय।